नमस्कार दोस्तों, लीगल एस्पेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 से रिप्लेस किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू होने वाला है। तो आज हम स्लाइड्स के माध्यम से इस बीएनएस के ओवरव्यू और इसके मेन प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस एक्ट का जो उद्देश्य बताया गया है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इन जो प्रोविजंस थे आईपीसी के, उनको वापस कंसोलिडेट करने के लिए, उनमें अमेंडमेंट करने के लिए ये बीएनएस बनाई गई है। अगर हम अगर पूरे को बहुत अच्छी तरीके से इसका ओवरव्यू करें और इसका एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि यद्यपि इसमें बहुत सारी धाराएं, चैप्टर्स रीऑर्गेनाइज किए गए हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रोविजंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। इसलिए इसको पढ़ने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, समय की ज़रूरत ऐसी थी कि ये जो आईपीसी थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए बिल्कुल फेल होती जा रही थी। हैबिचुअल ऑफेंडर्स इसका मजाक बनाने लगे थे। इसलिए इसमें परिवर्तन समय की मांग थी और इसलिए समय रहते इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली एक्ट रहेगा, ऐसा ही मेरी उम्मीद है। बाकी तो समय के गर्भ में है कि ये किस तरह जो मेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उन पर शिकंजा कसने में कामयाब रहेगा। ये बातें समय से ही हमें पता चलेगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा ओवरव्यू एंड कंपैरिजन, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स एंड सेक्शंस। इसमें मैंने 10 चैप्टर को कवर किया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम याद कर पाएँ। टोटल सेक्शन इसमें 358 है और टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 20 हैं। यानी इस बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसको 20 चैप्टर्स में, 20 चैप्टर्स में डाला गया है, 20 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है और टोटल सेक्शन इसमें 358 बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि पहले इसमें 511 सेक्शंस थे, लेकिन 150 सेक्शन लगभग अब कम कर दिए गए हैं। 358 सेक्शंस अब इस बीएनएस में हैं। जो चैप्टर 1 है, प्रिलिमिनरी चैप्टर है, इसमें 3 सेक्शंस हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, डेफिनेशन, इसमें कुछ न्यू इंसर्शन किए गए हैं, कुछ डेफिनेशन नई जुड़ी गई हैं, और जनरल एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सप्रेशंस, जो जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो शॉर्ट टाइटल में ये बताया गया है कि इसका नाम क्या होगा और ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये तो अलग से बताया गया है, लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके इसको लागू कर सकती है। एंड एप्लीकेशन, ये पूरे इंडिया में अब लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है और इसमें भी इसको लागू किया गया है। सेक्शन जो 2 है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इसमें कुछ डेफिनेशन जो है वो नई डेफिनेशन, जिनको कुछ को रीऑर्गेनाइज किया गया है, कुछ नई डाली गई हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि एक तो इसमें जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। पहले उनको अलग अलग शब्दों से यूज़ किया जाता था, कहीं इसको माइनर कहते थे, कहीं अंडर 18 एज। अब इसमें चिल्ड्रन शब्द, ये जो सेक्शन 2 का सब क्लोज 3 है, इसमें चिल्ड्रन शब्द को परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल से कम उम्र का आदमी है या लेडी है। एनी पर्सन शब्द यूज किया गया है, उसमें ही और शी दोनों शामिल होते हैं। तो 18 ईयर्स से कम है तो उसको हम चिल्ड्रन कहेंगे। जेंडर शब्द जो है वो इसके सेक्शन 210 में डिफाइन किया गया है और जेंडर शब्द में पहले मेल और फीमेल ही आते थे, लेकिन अब इसमें ट्रांसजेंडर शब्द को भी शामिल किया गया है। आप जानते ही हैं कि 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पारित किया गया है और इसमें एलजीबीटी समुदाय को शामिल किया गया है। एलजीबीटी समुदाय में इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, ये 5-6 तरीके के लोग जो है इसमें एलजीबीटी समुदाय में आते हैं। तो वहाँ चूँकि
इनको राइट्स दिए गए हैं, तो इसलिए उस एक्ट के हिसाब से आईपीसी में परिवर्तन करना ज़रूरी था, इसलिए जेंडर शब्द में यहाँ ट्रांसजेंडर को जोड़ा गया है। फिर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है सेक्शन 28 में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है। जैसे आप व्हाट्सएप पर कोई चैटिंग करते हो और ईमेल भेजते हो किसी को, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान शेयरिंग करते हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाते हैं। इनको भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में डाला गया है। समय समय पर ये, चूँकि समय की मांग थी, ये डिजिटलाइजेशन का ही युग है और कोर्ट्स को दिक्कत आ रही थी, तो ये इसको रिवाइज किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी को रिवाइज किया गया है। इसमें इंक्लूड्स इसमें 2:21 में लिखा गया है, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड वाइड इफेक्ट फॉर कॉर्पोरल। यानी इसमें जो कॉर्पोरल प्रॉपर्टियां हैं, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो भी अब शामिल कर लिए गए हैं। पहले इनमें भी दिक्कत आती थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में हम केवल ऐसी प्रॉपर्टियों को मानते थे जो दिखाई देती हैं, जो टेंजिबल है, लेकिन जो नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो उनके इसमें शामिल करने में दिक्कत आती थी। तो अब ये इसको परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पनिशमेंट का चैप्टर। तो इसमें एक पनिशमेंट, जैसे पहले आप लोग पढ़ते थे कि डेथ पेनल्टी है, आप जानते हैं कि किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है तो वो डेथ पेनल्टी कहलाती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट रिगरस और सिंपल, ये दो तरह के रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट होते हैं। फॉरफीचर और प्रॉपर्टी हो जाता था, फाइन हो जाता था, इन सब के बारे में आपका परिचय था। लेकिन इसमें कम्युनिटी सर्विस को जो है वो नया जोड़ा गया है। अच्छा, इसके पीछे का उद्देश्य भी ये है कि पहले जो आईपीसी थी उसका नाम था इंडियन पीनल कोड। पीनल का मतलब दंड, यानी अंग्रेज़ों के समय आईपीसी बनी थी और उसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सज़ा देना था जो अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध अपराध कर रहे थे। लेकिन अब हमने समय की मांग को देखते हुए अभी हमारा उद्देश्य जो है लोगों के साथ जस्टिस करना है, विक्टिम के साथ जस्टिस करना है। ये हमारी सोच को, हमारी अप्रोच को दिखाती है, इसलिए हमने इसमें BNS न्याय शब्द जोड़ा है। तो पनिशमेंट में उसी न्याय को देखते हुए कई बार छोटे छोटे ऑफेंस व्यक्ति कर देता है, तो उसके लिए जेल भेजना उसको या फाइन लगाना एक उसको मतलब उसका एक ह्यूमन के नाते उसका डिग्रेडेशन करना है, इसलिए कम्युनिटी सर्विस जोड़ी गई है। कई बार न्यायालय उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा देते भी थे, लेकिन कानून में उसका प्रोविज़न नहीं होने से उसकी आलोचना हो जाती थी। तो अब ये कानून में कम्युनिटी सर्विस को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस कौन कौन से ऑफेंसेज में दी जा सकती है। तो एक तो इसमें ये पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज्ड इन ट्रेड, एक धारा है पब्लिक सर्वेंट वाला जो टॉपिक है, उसमें लिखा गया है कि पब्लिक सर्वेंट कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर करता है तो दूसरी सज़ाओं के साथ साथ उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। फिर जो हमारी BNSS, जो CRPC की जगह हम नया कानून लाए हैं BNSS, है ना, उसमें अगर कोई उद्घोषणा जारी हो गई है किसी ऑफेंडर के लिए और वो फिर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल, ये कंपेल है, T की जगह L पढ़े इसको, और रेस्ट्रेन ऑफ लॉफुल पावर। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है तो कोई आदमी उसको अपनी लॉफुल पावर को प्रयोग करने के लिए उसको डराता है, उसको मजबूर करता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। जैसे कई लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं या भूख हड़ताल कर देते हैं, और वो इस टाइप से करते हैं कि उस पब्लिक सर्वेंट को झुकाया जा सके। कई लोग टंकी पर चढ़ जाते हैं, कई बार पेट्रोल छिड़क लेते हैं। तो इन सबको जो है, धरने पर बैठना तो कमिट सुसाइड की परिभाषा में नहीं आता, इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र के तहत उसको तो हम मान सकते हैं कि वो एक लोगों के पास जनतंत्र में, लोकतंत्र में एक अधिकार है सरकार को झुकाने का। लेकिन अगर सुसाइड कमिट करने का उसका इरादा हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि भाई हम तो सुसाइड कमिट करके तुमको झुकाना चाहते हैं, तो फिर इस धारा में उसको पनिश किया जाएगा। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन,
ड्रंकन पर्सन अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो वो भी इसमें कम्युनिटी सर्विस में आएगा। ये डिफेमेशन वाला शायद इसमें हमने गलत लिख लिया है, इसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये जो बाकी हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, फ्रैक्शन ऑफ, ये पहले के जैसे एज इट इज ही हैं, और इसको बस चैप्टर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। इसमें सेक्शन ये 13 तक है, 4 से लेकर 13 तक इस सेकंड चैप्टर में आते हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस का। इसमें डिफेंस है कि किसी अक्यूज को क्या क्या डिफेंस मिलेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज़ केवल इसका तीसरे स्थान पर इसको रख दिया गया है। इसकी सेक्शन आती हैं 14 से लेकर, और ये 33 के बाद में ये 44 तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। इसके बाद आता है चैप्टर 4 अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट को बिल्कुल लास्ट में रखा गया था धारा 511 में, लेकिन अब अटेम्प्ट को 4th चैप्टर में रख दिया गया है। इसमें अबेटमेंट और पहले क्रिमिनल कंस्पिरेसी भी अलग चैप्टर में था, अब अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट, इनको सभी तीनों को एक साथ रख दिया गया है। इसकी सेक्शन 48 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक्चुअली क्या होता था कि जैसे जो अबेटर होते थे वो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं उसमें अबेटर विदेश में बैठे रहते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसको तो हिंदुस्तान के कानून में सज़ा मिल जाती थी, लेकिन जो अबेटर है वो बच निकलता था। तो ऐसी स्थिति में अब अबेटर को सज़ा देने के लिए सेक्शन 48 इसमें जोड़ा गया है। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, इंडिया में ऑफेंस करना चाहता है और अबेटमेंट कहाँ से कर रहा है, आउटसाइड इंडिया से, तो वो अब इस संहिता में दंडनीय होगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ए इन कंट्री एक्स कंट्री में बैठा है ए, इंस्टिगेट्स बी और बी को इंस्टिगेट कर रहा है, उसको उकसा रहा है टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, कि तुम इंडिया में एक मर्डर करो, तो ए किस धारा में लाइबल होगा, इस 48 में। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ए को 48 में सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे ये पर्सन है, ये फॉरेन नेशनल्स, इंडियन सिटीजन, एनी वेयर इन इंडिया, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो तब फॉरेन नेशनल हो, इन एनी वेयर इन वर्ल्ड दंडित होगा। 49, 50, 51, 52 ये वैसे ही एज इट इज धाराएँ हैं। 61 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी को जोड़ा गया है। 62 अटेम्प्ट की धारा बनाई गई है, अटेम्प्ट को सेक्शन 62 में जोड़ दिया गया है कि कोई अपराध करने का, अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। इसमें 2 कैटेगरियाँ बनाई गई है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से दंडित कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है तो उसकी अलग सज़ा होगी, और नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट से अगर कोई वो है उसमें सज़ा है तो वो अलग उसमें होगी। फिर चैप्टर 5 इसमें वीमेन एंड चिल्ड्रन से संबंधित अपराध रखे गए हैं। अब सेक्शन 63 में हम रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 64 में है। तो और इसका ग्रीवियस रूप भी बनाया गया है। 64 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो नॉर्मल जो रेप होते हैं उनको कवर करता है, और अगर उसमें ग्रेविटी है, जैसे पुलिस ऑफिसर करता है, आर्मी ऑफिसर करता है, कोई इंस्टीट्यूशन का अधिकारी, हॉस्पिटल, स्कूल, एनजीओ, जेल, रिमांड होम के अधिकारी अपने से किसी अधीनस्थ के साथ करते हैं या उस परिसर में करते हैं, तो वो 64 के ग्रेविटी वाले 2 पार्ट में कवर हो जाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट धारा जो है वो जोड़ी गई है, सेक्शन 69। पहले क्या होता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, किसी को धोखा देकर अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, है ना। नॉर्मली क्या होता था कि मैरिज का प्रोमिस वीमेंस वगैरह से करा जाता था, महिलाओं से, लड़कियों से। कोई आदमी मैरिज का प्रोमिस करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है या लिव इन में रहता है, तो अब उसके लिए सेक्शन 69 बना दी गई है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जो रेप की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, बट ऑफेंस होगा सेक्शन 69 में। अब जैसे सेक्शन 70 को भी रीऑर्गेनाइज किया गया है। गैंग रेप, इसमें अंडर 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स 2 कैटेगरियाँ हैं। इसमें एलआई का प्रोविज़न किया गया है। अगर अंडर 18 ईयर्स लड़की से, 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंग रेप होता है तो एलआई का प्रोविज़न है, और वो रिमेनिंग नेचुरल लाइफ और या डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है, डेथ पेनल्टी से दंडित किया जाएगा।
इसमें 18 साल से बड़ी अगर कोई लड़की है या महिला है तो मिनिमम 20 साल है सज़ा, और मैक्सिमम जो है LI, और साथ में डेथ पेनल्टी इसमें भी हो सकती है। तो देखिए इसमें जो है मिनिमम LI ही है। अगर कम उम्र की लड़की, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप किया जाता है तो मिनिमम LI देनी पड़ेगी, लेकिन इसमें मिनिमम जो है 20 ईयर दिया जा सकता है। ये आगे की प्रोविज़न वैसे के वैसे हैं। 72 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का प्रोविज़न 72 में दिया गया है। ठीक है, अब आगे ये इसके बाद जो सेक्शन 354 वाले प्रोविज़न थे वो सेक्शन 74 में आ गया है कि उसकी अगर मॉडेस्टी को आउटरीच करने का उसका इरादा है तो 74, 75 में सेक्सुअल हरेसमेंट आ गया, 76 में असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब करने का उसका इरादा है, वो वेरिज्म। अच्छा, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। पहले क्या होता था, जैसे जो सेक्शन 76 और 77 है वो वेरिज्म है या उसको डिसरोब करने के इंटेंशन के साथ कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज होता है तो महिला को अपराधी नहीं बताया जा सकता था। लेकिन अब चूँकि अब जेंडर न्यूट्रल हो गया है तो अगर इसमें पीड़ित भी महिला हो सकती है और अक्यूज्ड भी महिला हो सकती है। इसके बाद डॉवरी डेथ से जो रिलेटेड मैटर हैं, सेक्शन 80 में डॉवरी डेथ को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 81 में कोहैबिटेशन कोज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज का इसमें प्रोविज़न किया गया है। 82 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। 82 अगर 494 का जो प्रोविज़न था 494, दोबारा अगर कोई मैरिज करता है तो वो अब सेक्शन 82 में कवर होगी, पहली पत्नी के रहते हुए। क्रूअल्टी डिफाइंड, सेक्शन 86 में क्रूअल्टी को डिफाइंड किया गया है। और 85 हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी। 85 सेक्शन 498A हमारे सामने बहुत फेमस रहा है, जिसमें अब ये सेक्शन 85 में आ गया है। तो इस तरह इस चैप्टर को रीऑर्गेनाइज किया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा 6 नंबर। इसमें ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को जो इफ़ेक्ट करने वाले ऑफेंसेज हैं, अभी जैसे कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन 100 सेक्शन 100 में दी गई है, मर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 101 में दी गई है, और सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, और इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं। कैसे, जैसे नॉर्मल मर्डर हो गया तो 103(1) में कवर होगा, और अगर जैसे कोई 5 व्यक्तियों से अधिक के ग्रुप ने मर्डर कर दिया, एक्टिंग इन कंसर्ट, अपनी मतलब एक्टिंग इन कंसर्ट का क्या मतलब होगा? एक्टिंग इन कंसर्ट का नॉर्मल मतलब तो ये है कि वो ग्रुप में काम करके और उस आदमी का मर्डर कर रहे हैं। उनका इंटेंशन क्या है? मोटिव जो है वो रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो इस तरह के ग्राउंड होने चाहिए कि वो आपस में घृणा करते हैं कम्युनिटी के कारण या सेक्स के कारण। जैसे आदमी और औरतों के बीच में झगड़ा है और आदमी लोग 5 या 5 से ज़्यादा आदमी जो है वो मिलकर औरतों का मर्डर कर देते हैं, या कोई कास्ट, जैसे 2 कास्ट आपस में भिड़ जाती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि एक स्वर्ण कास्ट है, एक SC ST छोटी कास्ट है, तो वो आपस में किसी ज़मीन के विवाद को लेकर या ऐसे 5 व्यक्तियों का ग्रुप जो है उनका मर्डर कर देता है। तो ये ऐसे थोड़ा सा इसको ग्रेविटी इसको दी गई है कि ऐसे किसी कारण से अगर मर्डर होता है तो 103 के पार्ट 2 में कवर होगा। ठीक है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया हुआ है फिर वो मर्डर कर देता है तो वो सेक्शन 104 में कवर होगा। इसके बाद ये सेक्शन 106 बहुत डिस्प्यूटेड रहा है। आप जानते हैं कि इसमें नेग्लिजेंस, रोड एक्सीडेंट वाले केसेज आते हैं और पहले ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। तो इस धारा के भी 3 पार्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ियाँ चलाता है तो 5 साल की सज़ा हो सकती है, और कोई डॉक्टर है तो इसमें 2 साल की सज़ा होगी। पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर को यानी डॉक्टर को इसमें नहीं शामिल किया गया था, अलग से कोई प्रत्यक्ष प्रोविज़न नहीं था। हालांकि कोर्ट में मुकदमे आते थे तो इसी धारा में दर्ज होते थे,
लेकिन अब इसको इसमें बना दिया गया है एक अलग से कि मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर डॉक्टर वगैरह लापरवाही करते हैं इलाज में तो सेक्शन 106 में कवर होंगे। और अगर वो पुलिस और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता है मामला, यानी अब क्या होता है, हिट एंड रन केस आते हैं इसमें। जैसे रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ, वो मार के ट्रक वाले भाग जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए इसमें 10 साल की सज़ा दी गई है। और इसीलिए ट्रक वालों ने हड़ताल की थी कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस तो हमको उसी वक्त गिरफ्तार कर लेगी और रात को हम मजिस्ट्रेट को कहाँ ढूंढेंगे। तो ये प्रोविज़न हो सकता है अभी लागू नहीं हो, लेकिन 5 साल की सज़ा वाला तो लागू होगा ही होगा। तो इसको थोड़ा जो जो ये लापरवाही से गाड़ियाँ चलाते हैं ना, इनको थोड़ा सा इन पर कब शिकंजा कसने के लिए 5 साल की सज़ा की गई है। पहले इसमें 2 ही साल की सज़ा थी, है ना। तो फिर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाले केस हैं कि बच्चे को सुसाइड करने के लिए कोई आदमी उकसाता है या किसी अडल्ट को उकसाता है, तो इसमें 108 में कवर होगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर अब सेक्शन 109 में कवर होगा। ये सेक्शन जो 111 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी नया जोड़ा गया है ना। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो LI और डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। मिनिमम 10 लाख रुपए का जुर्माना है और मैक्सिमम इसमें जैसे, और या डेथ नहीं होती है और कोई चोट वगैरह लगती है या अन्य कोई कारण रहता तो मिनिमम 5 साल की सज़ा इसमें रहेगी और मैक्सिमम LI विद फाइन और मिनिमम 5 लाख रुपए। फिर इसमें सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित किया गया है और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 113 में टेररिस्ट एक्ट को इसमें नया जोड़ा गया है। बाकी तो ये जो हर्ट वाले प्रोविज़न है, सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, ये 115 116 में आ गए हैं। तो इस तरह अब ये क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट वाले जो प्रोविज़न थे 128 से लेकर 136 में ये आ गए हैं। फिर किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर। किडनैपिंग को अब सेक्शन 137 में किडनैपिंग को परिभाषित किया गया है। अबडक्शन को 138 में, कोई भीख मंगाने के लिए किसी बच्चे को किडनैप करता है 139 में कवर हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये सेक्शन 141 है, ये नया जोड़ा गया है। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्या होता था, हमारे भारत में दूसरे देशों से लड़कियां मंगाई जाती थी प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए। तो इसमें 20 साल से कम उम्र की लड़की को बुलाते हैं तो कवर होगा, 18 साल से कम उम्र का लड़का कवर होगा। और उनका उद्देश्य क्या होता है बुलाने का, इलिसिट इंटरकोर्स, यानी वेश्यावृत्ति को करवाने के लिए लड़कियां आयात करते हैं, तो वो इसमें कवर होंगी। और सेक्शन 141 नया बनाया है। तो इस तरह ये फिर ये ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, ये सारे हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स 145 और ये सारी धाराएं जो है इसमें कवर की गई हैं। 7 चैप्टर है स्टेट के विरुद्ध। इसमें ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 147 स्टेट के विरुद्ध अपराध के लिए होता है। इसमें जो सेक्शन 152 है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था, सरकार के विरुद्ध कोई भी नेता बोलते थे या कोई बोलता था तो उसको जो है अपराध मान लिया जाता था। अब उसको हटा दिया गया है और ये कहा है कि कंट्री के विरुद्ध कोई खतरा उत्पन्न करता है, उसकी सोवरेनिटी के विरुद्ध, यूनिटी इंटीग्रिटी के विरुद्ध, तो ही वो अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो वो जो है अपराध नहीं होगा। तो इस तरह इसमें जो आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो हमको आज़ादी दी गई है उसकी रक्षा करने के लिए ये सेक्शन 152 इसमें इंसर्ट किया गया है। फिर ये वेजरिंग वॉर और कमिटिंग डेप्रिडेशन और ये सारे एक्ट आ जाते हैं। इसके बाद नया चैप्टर है हमारा 8th चैप्टर, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स से संबंधित है। अगर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के किसी ऑफिसर को या सोल्जर को, सेलर को, एयरमैन को, एयरमैन किस में होता है, जो एयरफोर्स उसमें होगा, सेलर जो है वो ये जो नेवी वाले लोग हैं समुद्र में यात्राएं वगैरह करते हैं, समुद्र के अंदर जो फोर्स लगी होती है उसको नेवी बोलते हैं। और सोल्जर जो धरती पर काम करता है वो आर्मी वाला सोल्जर कहलाता है। तो उनको कोई भड़काता है, अबेटिंग म्यूटेनी और अटेम्प्टिंग टू सिड्यूस ए सोल्जर, उसको करता है कि भाई तुम युद्ध मत करो या इस टाइप से किसी का मर्डर कर दो, किस पर हमला कर दो, है ना। तो इस तरह ये अबेटमेंट है, या ऐसे
जो कोई सेना को छोड़ के भाग जाता है फिर हम उसको शरण दे देते हैं। तो इस टाइप के जो अपराध हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लोगों से करवाए जाते हैं। दूसरा आदमी करवा रहा है जो एयरफोर्स उसमें नहीं है, या हो भी तो भी वो इसमें दंडनीय होगा। इसके बाद 9th चैप्टर है इलेक्शन से संबंधित कि भाई इसमें कैंडिडेट कौन होगा, इलेक्टोरल राइट क्या होता है, किसी को वोट देने से धमकाते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्शन में लगाते हैं, पर्सोनेशन इलेक्शन में कोई एक आदमी दूसरे का वोट डाल जाता है, या उसमें ब्राइबरी घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं कि भाई ठीक है तुम हमको वोट देना। तो इलेक्शन के संबंध में कोई फॉल्स स्टेटमेंट जारी करता है, इलीगल पेमेंट करता है, इलेक्शन के अकाउंट को रखने में कोई फेलियर हो जाता है, तो भी ये इलेक्शन से संबंधित चैप्टर 9th में ये अपराध कवर होते हैं। फिर चैप्टर 10 में कोइन जो हमारी करेंसी नोट है उनसे संबंधित अपराध कवर होंगे। ये पहले की तरह ही हैं, बस इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, बाकी इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो मेन प्रेफरेंस है संसद का वो देखिए विमेन, चिल्ड्रन, वुमेन और स्टेट पर दिया गया है। तो ये इस तरह के जो अपराध हैं ये पहले उन्होंने रख दिए हैं। चैप्टर 4 में जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं वो वीमेन इसमें रख दिया है, चिल्ड्रन को भी पहले ही रख दिया गया है, और ह्यूमन बॉडी से संबंधित अपराध करते हैं मर्डर वगैरह तो वो चैप्टर 5 में रखा गया है। चैप्टर 6 में स्टेट के विरुद्ध अपराध रखे गए हैं। तो इस तरह ये अपराध जो है रखे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने ओवरव्यू BNS का किया है ये पसंद आया होगा। हम आगे भी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।